सुप्रभात साथियों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, एक आपसे निवेदन करूंगा कि आप नियमित नोट्स बनाएं, तभी अपनी जो क्लासें हैं इनका हम भरपूर फायदा ले सकते हैं। वीडियो देखने से भी फायदा मिलेगा निश्चित तौर पर अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो पूरी तरह से हम कह के इसका फायदा ले पाएंगे। जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे जो ग्रेजुएशन के बीए पार्ट सेकंड की परीक्षा है, इनमें परीक्षा को हल करते समय हम बहुत अच्छे से इन क्लासेज के ज्ञान का उपयोग वहां कर पाएंगे। तो साथियों, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो एक छोटी सी जाति है, मालव जाति। और मालव जाति जहां जहां रही है वहां मालव जनपद भी इसको कहा जाता है। तो मालव जाति अथवा मालव जनपद है, उस पर हम बात करेंगे आज। तो मालव जाति, अब देखिए मालव जाति में देखते हैं अपने, तो मालव है ये कहां थे। तो एक एक कर प्रारंभ में चलते हैं कि मालव है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मालव है ये भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक है। प्राचीनतम जातियों में से एक है। मालव जाति। और इसका निवास स्थान कहां था? तो इसका जो निवास स्थान है, निवास स्थान है साथियों, वो पंजाब में है। कहां पर है? जैसे कल हम देखा कि दक्षिण पंजाब में, पंजाब में। और पंजाब में भी कहां है? पंजाब में चिनाब और जो रावी नदियां मिलती हैं, चिनाब वे रावी जो नदियां हैं, इनका जो संगम है, इस संगम के उत्तरी भाग में और ऐसे नदी ये आती है तो इसके दाहिने तट पर ये वाला क्षेत्र है, यहां मालव जाति निवास करती थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये क्या है कि पंजाब में थी मालव जाति, मूल रूप से वहां निवास करती थी। और चिनाब और जो रावी नदी है, इनके संगम के उत्तर की ओर इनका निवास स्थान था, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं। अब साथियों, क्या होता है कि सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर। किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है? सिकंदर का आक्रमण तो भारत पर हुआ है 326 ईस्वी पूर्व में। अब यहां बताया जाता है कि 326 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर का आक्रमण होता है, तब क्या होता है कि यहां जो मालव जाति है, इस मालव जाति से इनका सामना होता है। और मालव जाति हालांकि एक क्या है? आयुधजीवी, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। आयुधजीवी जाति थी, यानी जो क्या करती थी, सैनिक प्रवृत्ति के ये लोग थे, यानी ये युद्ध करके और अपनी आजीविका चलाते थे, युद्ध करने में विश्वास करते थे। और इस जाति के पास बहुत बड़ी सेना थी। एक यूनानी इतिहासकार हुए कर्टियस के अनुसार इनके पास विशाल सेना थी। और ये विशाल सेना है, इस पर सिकंदर ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया है? सिकंदर ने आक्रमण किया है। तो सिकंदर के अचानक हुए आक्रमण से ये छिन्न-भिन्न हो गई है, छिन्न-भिन्न हो गई है। परंतु यहां क्या होता है, साथ ही कर्टियस ये बताता है कि जो सिकंदर का आक्रमण रहता है, इस सिकंदर के आक्रमण से सिकंदर भी घायल हो जाता है। सिकंदर को स्वयं को मानव जाति के साथ जो संघर्ष है, इसमें सिकंदर को घाव हो जाता है। और सिकंदर को घाव हो गया, इससे क्या है कि जो ये यूनानी लोग हैं, अपने शासक का घाव कर दिया, यानी एक तरीके से घायल कर दिया, तो इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और ये यूनानी सैनिक क्या करते हैं? मालव जाति के स्त्री, बच्चों, पुरुषों सभी का नरसंहार करते हैं, यानी इसको छिन्न भिन्न कर देते हैं।
अब सिकंदर के आक्रमण से जैसे ही ये छीन भिन हो गई है, सिकंदर का उधर अधिकार हो गया है, तो ये क्या है कि जैसे पंजाब से किधर रुख करती है, पंजाब से राजस्थान की ओर रुख करती है, पंजाब से राजस्थान आ जाती है और राजस्थान में आकर ये कहां बसती है, क्षेत्र अपनी कल बात की थी कि इनका क्षेत्र 3 जातियां आती हैं, अर्जुनायन, सीवी और मालव। तो इनका जो क्षेत्र है, मालव की बात कर रहे हैं आज हम, अजमेर, टोंक व मध्यवर्ती मेवाड़, मध्यवर्ती मेवाड़, ये इसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आके ही बस जाती है। अब कब बसी, इसको लेकर अधिकांश विद्वान मानते हैं, वो विद्वान मानते हैं कि 150 ईस्वी पूर्व के आसपास ये स्थायी रूप से इस क्षेत्र में आके बस गई। 150 ईस्वी पूर्व के आसपास, 150 ईस्वी पूर्व ही क्यों माना जाता है, तो यहां ये अपने ध्यान रखेंगे कि एक विद्वान हुए हैं रेप्सन, इन रेप्सन के अनुसार यहां एक सिक्का मिला है और ये सिक्का कब का है, 150 ईस्वी पूर्व के आसपास का है। तो ये प्रारंभिक सिक्का था ऐसा माना जाता है। और यहां जो प्रारंभिक सिक्के मिले हैं, अधिकांश विद्वानों ने उसका काल द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व बताया है और द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही पहला जो शताब्दी का अर्धांश है वो बताया है। तो इनका लगभग काल माना गया है पंजाब से राजस्थान आने में, वो 150 ईस्वी पूर्व के आसपास का काल बताया गया है साथियों, मालव जाति का। अब ये इस क्षेत्र में बसी टोंक, अजमेर और मध्यवर्ती मेवाड़ में, तो इस क्षेत्र को मालव जनपद कहा जाने लगा। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा, मालव जनपद के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए सिक्कों की बात करें जहां तक, तो जो ये मालव हैं, मालव जाति हैं, इन मालवों के सिक्के राजस्थान में हजारों की संख्या में मिले हैं, यानी बहुतायत में मिले हैं। बहुत सी संख्या में बहुतायत में सिक्के राजस्थान में मिले हैं। परंतु साथियों यहां ये ध्यान रखना है कि मालवों का पंजाब में एक भी सिक्का नहीं मिला है, मालवों का पंजाब में कोई भी सिक्का नहीं मिला, जबकि राजस्थान में बहुतायत में क्या रहता है, इनके सिक्के मिलते हैं। तो यहां ये अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यवस्थित रूप से जो स्थापित हुए हैं वो राजस्थान में आके ही हुए हैं, या इन्होंने सिक्कों का भी प्रचलन किया है, अपना राज्य भी स्थापित किया है। और इनके सिक्के राजस्थान में कहां मिलते हैं, तो राजस्थान में एक तो रेड टोंक जिले में है, यहां सिक्कों के इनके भंडार मिले हैं। और यहां जो सिक्कों के भंडार मिले हैं, इन सिक्कों पर जो रेड टोंक से सिक्के मिले हैं, इन पर मालवा नाम, जेएम मालवा नाम इस तरह से बिंदी है, जेएम ये अंकित है, मालवा नाम जेएम। जो रेड टोंक से सिक्के मिले हैं मालवाओं के, उन पे ये अंकित है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये मालवा के सिक्के हैं। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, सिक्कों के मिलने के कारण ही रेड टोंक की प्रसिद्धि रहती है। इसके अलावा ये जो राजस्थान है, इस क्षेत्र में आके बसते हैं, बसने के बाद ये अपनी राजधानी बनाते हैं, वो नगर को बनाते हैं। नगर जो किस जिले में है, टोंक में। और इस नगर को करकोट नगर भी कहते हैं, कई जगह करकोट नगर लिखा हुआ है, तो इसका यही रहता है करकोट नगर अथवा नगर। जो अभी नगर वर्तमान में है, ये इनकी राजधानी थी, टोंक जिले में थी। ये टोंक के दक्षिण पूर्व में है, टोंक के दक्षिण पूर्व में, और बूंदी जो है शहर है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। टोंक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है नगर, और ये इनकी राजधानी थी। और राजधानी थी तब इसको मालव नगर के नाम से जाना जाता था, मालव नगर के नाम से जाना जाता था जब ये मालवों की राजधानी थी। वर्तमान में इसको नगर अथवा करकोट नगर कहा जाता है। ये टोंक शहर है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है साथियों। यहां अपने ध्यान रखना है कि जो सिक्के हैं रेड टोंक से भी मिले हैं, इसके अलावा मालव नगर से भी सिक्के मिले हैं, यहां से भी सिक्के क्या है प्राप्त हुए हैं। जैसे राजस्थान में पुरातत्व
का काम करने वाला पहला व्यक्ति थे वो थे एसीएल कार्लाइल। एसीएल कार्लाइल है पुरातत्व क्षेत्र में काम करने वाले राजस्थान में पहले व्यक्ति थे। और ये जो कार्लाइल हैं, इन कार्लाइल ने क्या किया कि ये मालव नगर है, इसमें 4 वर्ग मील के क्षेत्र में खुदाई करवाई। 4 वर्ग मील के क्षेत्र में खुदाई कराई और इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान इनको लगभग 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। लगभग 6000 तांबे के सिक्के कार्लाइल को कहां से मिले? मालव नगर से मिले। तो यहां मालवों के सिक्के जो है, मालव जाति के सिक्के हैं, मालव जनपद के सिक्के हैं, वो बहुत अधिक संख्या में हमें मिले हैं और इन्होंने यहां अपना राज्य स्थापित कर लिया है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, आगे क्या होता है कि ये जो मालव जाति है ये अपना अजमेर टोंक क्षेत्र में और मध्यवर्ती मेवाड़ में राज्य स्थापित कर देती हैं। इसी समय क्या होता है कि इसी समय पुष्कर में जो शासन है, पुष्कर में किसका शासन है? पुष्कर में शासन है उत्तम भद्र क्षत्रियों का। ये उत्तम भद्र एक क्षत्रिय जाति थी। इन उत्तम भद्र क्षत्रियों का यहां पे शासन है, का शासन यहां पुष्कर में था। और ये पुष्कर में शासन था। तो जब ये मालव जाति आके अच्छी तरह से अपना जो क्षेत्र है, आपने बात की है कि अजमेर टोंक और मेवाड़ का मध्यवर्ती, इसमें अपना शासन स्थापित कर लेती हैं। तो शासन स्थापित कर लेती है तो ये विस्तार करती है अपना, कब? दूसरी सदी द्वितीय शताब्दी में मालव जाति हैं वो अपना विस्तार करती हैं और ये मालव विस्तार करते हैं और पुष्कर की ओर बढ़ते हैं। यानी पुष्कर की ओर बढ़ते हैं, क्या करते हैं? यहां उत्तम भद्र क्षत्रिय जो लोग हैं जिनका शासन है उन पे आक्रमण करते हैं। अब उन पर आक्रमण करते हैं तो ये उत्तम भद्र जो लोग हैं इनकी गहरी दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्रता थी। गहरी दोस्ती, घनिष्ठ मित्रता किससे थी? नेहपान से। और नेहपान कौन था? ये नेहपान था, इसको क्षयरात नरेश भी कहते हैं। और इसे वैसे ये वंश था शक, और इनको वैसे कहा जाता था शक क्षत्रप। तो नेहपान है जो शक वंश का शासक था या नेहरात नरेश था, इसका पश्चिमी भारत पर शासन था, यानी गुजरात के आसपास शासन था। पश्चिमी भारत पर इसका शासन था। और ये नेहपान इन उत्तम भद्रों का घनिष्ठ मित्र है। और मालवों ने क्या किया है? उत्तम भद्र जो क्षत्रिय हैं इन पर आक्रमण कर दिया है, तो ये इससे सहायता की मांग करते हैं। तो ये नेहपान क्या करता है? नेहपान सेना भेजता है। और सेना किसके नेतृत्व में भेजता है? ये सेना भेजता है अपने दामाद, इसका दामाद है ऋषभ दत्त। इस ऋषभ दत्त के नेतृत्व में, ऋषभ दत्त के नेतृत्व में सेना भेजी है। और इस सेना ने मालवों पर आक्रमण कर और इनके बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। ये पुष्कर ले रहे थे एक तो, अब पुष्कर तो मिला ही नहीं, साथ में इनको हराया है बुरी तरह से और इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है ऋषभ दत्त ने। इसमें क्या है कि ये साथियों उल्लेख मिलता है हमें, एक तो ऋषभ दत्त का जो उल्लेख मिलता है वो नासिक अभिलेख में मिलता है। और नासिक अभिलेख के अनुसार नासिक जो अभिलेख है इसके अनुसार इस ऋषभ दत्त ने क्या किया था? मालवों को हराकर और उनके क्षेत्र पर कब्जा करके और क्या किया? पुष्कर झील में स्नान किया। और पुष्कर झील में स्नान इसने किया है
और यहां स्नान करने के साथ ही इसने क्या किया कि 3000 गाय व गांव 3000 गाय और गांव ब्राह्मणों को दान में दिए, ब्राह्मणों को दान में दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि नासिक अभिलेख से कि ये जो मालवों ने जब उत्तम भद्रों पर आक्रमण किया तो नहपान ने उनकी सहायता की, जो इनका घनिष्ठ मित्र था, और नहपान ने अपने दामाद ऋषभ दत्त है, इसके नेतृत्व में सेना भेजी है और उसने इनको हराया है। हराने के साथ इसके क्षेत्र पर भी कब्जा किया है और क्षेत्र पर कब्जा किया, और नासिक अभिलेख के अनुसार हराने के बाद वो क्या है, पुष्कर झील में स्नान करता है और 3000 गाय और गांव ब्राह्मणों को दान में देता है। साथ ही अपने मित्रों ये ध्यान रखना है कि जो ये इसकी पुष्टि यही भी होती है कि जो ये क्षेत्र है मालवों वाला, यानी अजमेर, टोंक, मेवाड़ वाला क्षेत्र, इसमें नहपान के बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं, बड़ी मात्रा में नहपान के सिक्के मिले हैं। और बड़ी मात्रा में नहपान के सिक्के मिले तो इससे अनुमान क्या लगाया जाता है कि इस काल में या तो नहपान ने क्या है कि मालवों को हराकर उन पर अधिकार कर लिया था, या ये है कि उनको हराकर और अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी, यानी अपने राज्य के अधीन कर लिया था उसको। इसी कारण यहां सिक्के मिले हैं। तो नहपान के सिक्के बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में मिले हैं और मालवों को उसने हराया है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है साथियों, इसके बाद में द्वितीय शताब्दी में ये फिर पुनः उभरते हैं। कौन उभरते हैं? द्वितीय शताब्दी के अंत में जाकर मालवा है, ये शक्ति को पुनः संगठित करते हैं। पुनः संगठित कब करते हैं? पुनः संगठित करते हैं तीसरी चौथी शताब्दी में इस शक्ति को पुनः संगठित करते हैं। और पुनः संगठित करते हैं तो इसी समय क्या है कि द्वितीय सदी में, दूसरी सदी में एक और वंश स्थापित होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है उज्जैन का शक वंश। उज्जैन का शक वंश है, ये दूसरी शताब्दी में स्थापित होता है। और तीसरी चौथी में जब ये पुनः संगठित होते हैं तो ये वंश है, ये भी शक्तिशाली हो जाता है। यानी इनका उज्जैन के वंश के साथ क्या होता है? संघर्ष होता है। तो उज्जैन के वंश के साथ संघर्ष किस तरह से होता है वो आप देखते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए साथियों, यहां क्या है कि उज्जैन का जो ये शक वंश दूसरी शताब्दी में स्थापित होता है, इसमें जस्टन, रुद्रदामन आदि अनेक और भी शासक मिलते हैं। जस्टन और रुद्रदामन उसमें प्रमुख है। और जो जस्टन और रुद्रदामन है, जस्टन व रुद्रदामन, इनके सिक्के हैं, ये सिक्के इस क्षेत्र में मिलते हैं। किस क्षेत्र में मिलते हैं सिक्के? अजमेर, टोंक और मेवाड़, मध्यवर्ती मेवाड़ के क्षेत्र में मिलते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका भी कुछ समय मालवों पर अधिकार रहा होगा या बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार रहा होगा और इन्होंने अधीनता स्वीकार करवाई होगी, ये अनुमान लगाया जाता है। इसके साथ ही अपने को ध्यान रखना है कि तीसरी चौथी सदी में जब ये अपनी पुनः शक्ति संगठित करते हैं तो इसी तीसरी चौथी सदी में, सदी का हमें एक अभिलेख मिलता है। यह है नांदसा यूप अभिलेख। नांदसा यूप अभिलेख है। यह अभिलेख 225 ईस्वी का है, यानी तीसरी सदी का है। और नांदसा है, ये नांदसा कहां है साथियों? ये भीलवाड़ा में है। कहां पे है? भीलवाड़ा में है। और इस नांदसा यूप अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जो मालव जाति है ये पुनः संगठित हो गई थी। और यहां इसमें एक मालव जाति के शासक श्री सोम का उल्लेख मिलता है। इसमें यह मिलता है कि इक्ष्वाकु कुल, कि ये किस कुल का था? इक्ष्वाकु कुल का था। और साथ में ये लिखा हुआ है
कि इक्ष्वाकु कुल जो मालव जैसे प्रतिष्ठित कुल से उत्पन्न हुआ था, कौन से कुल से उत्पन्न हुआ था? मालव कुल से, यानी मालव जाति से उत्पन्न हुआ था। इक्ष्वाकु है वो मालव जाति थी। इस श्री सोम ने उस क्षेत्र पर पुनः अपनी स्वतंत्रता और समृद्धि स्थापित की, प्रसिद्धि उस क्षेत्र में प्राप्त की। और इसने क्या है कि यहां पर एक क्या किया, षष्ठी रात्रि यज्ञ, षष्ठी रात्रि यज्ञ का आयोजन किया। यह षष्ठी रात्रि यज्ञ है, इसका उल्लेख किस अभिलेख में ये पूछा जाता है? नानसा यूप अभिलेख में। और नानसा यूप अभिलेख 225 ईस्वी पूर्व का है, श्री सोम का है, जो इस अभिलेख में इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है और इक्ष्वाकु कुल को मालव कुल से उत्पन्न बताया गया है। और ये नानसा अभिलेख किस जिले में है? भीलवाड़ा में है। तो ये अपने ध्यान रखेंगे। और षष्ठी रात्र यज्ञ का भी ध्यान रखेंगे, किसने ये यज्ञ करवाया था, इसका उल्लेख मिलता है। अब देखिए साथियों, ये जो शक वंश है, उज्जैन का शक, इन उज्जैन के शक वंश के साथ क्या होता है? शक और मालव संघर्ष होता है। इस संघर्ष जो है, इस संघर्ष में संघर्ष करते करते इन दोनों की क्षति क्षीण हो जाती है। संघर्ष करते करते दोनों की शक्ति है वो क्षीण हुई है, और दोनों की क्षति क्षीण हुई है। तो जब अपने को पता है कि कोई भी दो लड़ेंगे और उनकी कमजोर होंगे, तो उसका फायदा कौन उठाएगा? उसका फायदा कोई तीसरा उठाएगा, और यहां तीसरा उठाता है। इससे पहले जो तीसरे की बात करें, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो शक है, ये शक कुषाणों के सामंत माने जाते हैं, कुषाणों के अधीन कार्य करते थे, ऐसा माना जाता है। तो अपने को कई बार इतिहास में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि शक और कुषाणों से संघर्ष करते करते मालव जाति की शक्ति क्षीण हो गई थी। तो हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि शक के साथ संघर्ष हुआ है सीधा, तो परंतु शक किसके अधीन काम कर रहे थे? कुषाणों के अधीन काम कर रहे थे। इसलिए शक और कुषाणों के साथ संघर्ष किसका माना जाता है? मालव जाति का माना जाता है। अब जैसे ही दोनों की शक्ति क्षीण होती है, तो क्या होता है कि इधर से गुप्त वंश है उसका उदय होता है। और ये गुप्त वंश क्या कर देता है? इन दोनों के क्षेत्र पर अधिकार करके गुप्त साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और ये गुप्त साम्राज्य जैसे ही स्थापित होता है, तो इनका, मालव का और शकों का क्या हो जाता है? इनका विनाश हो जाता है। यहां अपने को यह भी ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आगे अपने देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में, जहां ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पर यहां केवल अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त जो गुप्त सम्राट की है। इसमें भी उल्लेख किया गया है कि मालव जाति का समुद्रगुप्त ने क्या किया था? सर्वनाश कर दिया था और अपने राज्य में इस क्षेत्र को मिला लिया था। इस प्रकार मालव जाति जो पंजाब में थी और पंजाब वाली जाति राजस्थान में आके बसी, और उसका शकों और कुषाणों के साथ संघर्ष रहा, और बाद में गुप्त साम्राज्य में इसको मिला लिया गया और ये समाप्त हो गई। यहां मित्रों एक ध्यान रखना है कि मालव संवत का उल्लेख भी मिलता है। और ये मालव संवत है, ये 3री-4ठी शताब्दी में जब अपना ये पुनरुत्थान करते हैं, तब ये प्रचलन में ज्यादा आता है। हालांकि ये 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही स्टार्ट हुआ था, पर प्रचलन में ज्यादा आता है। कोटा, उदयपुर और भरतपुर में इसके प्रमाण मिलते हैं कि इस संवत को अपनाया गया था, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। और इससे अनुमान लगाए जाते हैं कि 3री-4ठी शताब्दी में जब ये पुनर्स्थापित होते हैं, तो ये भरतपुर, कोटा और उदयपुर क्षेत्रों में थोड़ा प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। और कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार जो हैं, वो ये मानते हैं कि मालव संवत जो 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था, ये मालव संवत क्या है? विक्रमी संवत ही है। जबकि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि मालव संवत अलग था और विक्रमी संवत अलग था। हालांकि विक्रमी संवत भी 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ, इसलिए ये कुछ अनुमान लगा रहे हैं, परंतु ये सही नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं और कुछ विद्वान कहते हैं कि मालव संवत है, ये पहलव संवत भी इसको कहते हैं। पहलव संवत मालव संवत को कहते हैं।
ये ध्यान रखना है। और ये पहलव संवत अथवा मालव संवत कब प्रारंभ होता है? 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ होता है, और विक्रमी संवत भी 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ क्या है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछा जाता है कि 57 ईस्वी पूर्व में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन में आएगा ए विक्रमी संवत, बी मालव संवत, सी पहलव संवत, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या है कि विक्रमी संवत हम पढ़ चुके होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि शायद विक्रमी संवत ही होगा, पर ऐसा नहीं है। साथ में ये दूसरी संवत भी है, तो उपयुक्त सभी हमारा उत्तर रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं हमने सुबह। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रयास करें ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही टाइम ज्यादा मिलेगा, उतना ही मैटर ज्यादा मिलेगा। और जहां तक अभी चल रहा है इससे पूरी तरह मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है, और अगर ये कम लोगों तक पहुंचता है तो इसके नकारात्मक परिणाम भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद साथियों।